देखो पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे हैं, आज ये आखिरी क्लास है पृथ्वी वाला, ठीक है। पृथ्वी की गतियां यानी कि पृथ्वी जो गति करती है उससे क्या क्या परिवर्तन आता है, इसी को पढ़ रहे थे। तो उसमें एक चीज आई थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और वह चक्कर कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार होता है। और 3 जनवरी को सबसे क्या होती है, सबसे नज़दीक होती है, ठीक है। और 4 जनवरी को सबसे 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, ठीक है। 4 जुलाई यहाँ लिख देते हैं। इसको जो है अपसौर कहते हैं और उसको उपसौर कहते हैं। अब इसी पे ये हुआ था कि जब सूर्य नज़दीक है तो हमारे वहाँ ठंड क्यों पड़ रही है। 3 जनवरी को नज़दीक है लेकिन ठंड पड़ती है, उसका कारण है सूर्य के किरणों का तिरछापन। तो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल में कैसे होता है, ध्यान से सुनो। देखो जैसे अगर कोई टार्च है, टार्च से लाइट निकलती है, सूर्य का प्रकाश भी समझ लीजिए कुछ उसी प्रकार का है, ठीक। अगर टार्च को एकदम लंबवत कर दिया जाए, यानी कि ये टार्च है, इसको ऐसे एकदम लंबवत कर दिया जाए तो ये छोटे से बिंदु पर बनेगा कि नहीं, इसकी गर्मी सिर्फ इतने में ही समाहित होगी। अगर इसमें से ज़्यादा गर्मी निकल रही है तो ये जलने लगेगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी टार्च को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, तिरछा कर दो, तो ये वाला एरिया ऐसे फैल जाएगा कि नहीं। यानी कि अगर जितने क्षेत्र में ये ताप पड़ रहा था, मान लो उष्मा को किसमें नापते हैं, कैलोरी में। मान लो 1 कैलोरी उष्मा थी और क्षेत्र कितना था, 1 था। 1 कुछ भी मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 कैलोरी उष्मा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में पहुंच जाएगी कि नहीं, क्षेत्र बढ़ जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, कौन जल्दी गर्म होगा, 10 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि टार्च जब लंबवत है तो वह छोटे क्षेत्र में गिरेगा उसका प्रकाश और वह जल्दी गर्म हो जाएगा। उसकी अपेक्षा तिरछे करने पर वह जल्दी गर्म नहीं होगा। यही घटना हमारे साथ भी होती है। जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, बताए थे, जितनी उष्मा निकल रही है उतनी उष्मा हमेशा निकलती है। ऐसा नहीं है सुबह ज़्यादा निकलेगी शाम को कम निकलेगी, दोपहर में ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। उसकी उष्मा हमेशा बराबर निकल रही है। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो किरणें होती हैं उनका कभी तिरछी होती हैं, कभी लंबवत होती हैं। तो अगर सूर्य सुबह सुबह जब उगता है तब देखेंगे आपकी, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई इतनी लंबी बनेगी, बनती है। तो सूर्य आपके यहाँ एकदम तिरछे में रहता है सामने, तब हमको धूप ज़्यादा नहीं महसूस होगी कि नहीं। ये किस कारण से हो रहा है, सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण। और जैसे जैसे दिन होता है, 12 बज गया, 12 बजे या 1 बजे के आसपास देखिए सूर्य आपके एकदम सिर पे रहेगा, ठीक। तब परछाई कितनी बड़ी बनेगी, एकदम छोटी सी, एकदम नीचे बनेगी ना। सबसे ज़्यादा उष्मा इसी समय मिल रही है। फिर धीरे धीरे दिन ढलता है और फिर शाम हो जाती है तो फिर प्रकाश कम, मतलब उष्मा कम मिलती है कि नहीं। ये किस कारण से हो रहा है, सूर्य के तिरछेपन के कारण, ठीक है। ये समझ में आया। यानी कि दिन के स्तर में परिवर्तन हो रहा है। अब वर्ष के स्तर में कैसे परिवर्तन होता है ये भी देख लेते हैं। अब दिन वाला अगर समझ में आ गया तो वर्ष वाला भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 स्थितियां होती हैं सूर्य की। ये सूर्य है और इसके सामने ये पृथ्वी है। ध्यान से सुनो, नहीं समझ पाओगे तो फिर कभी समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या आगे घटनाएं घट रही हैं। पूरा जलवायु वाला भाग इसी पर डिपेंड है, ठीक है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत चमक रहा है, ठीक है। तो जिस दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है उस दिन कौन सी तारीख होती है, 21 मार्च या 23 सितंबर। अभी हम मानते हैं कि 21 मार्च है आज, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें
उत्तरायण होंगी, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, इसको रट लेना है, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो रट लो कि सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, और उत्तरायण होगा तो यानी सूर्य क्या होगा, उत्तर की तरफ जाएगा पृथ्वी के संदर्भ में। तो अब जो है ये मान लो आते आते 3 महीने का समय लग गया, और 3 महीने बाद यानी कि 21 जून को, ये हो गया 21 जून। 21 जून को कहाँ पहुँच गया ये, कर्क रेखा पर। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है। ठीक है, अब जो है 21 जून को सूर्य पहुंच गया कर्क रेखा पर। अब बताओ, जब अभी बताए हैं ना, जहां पर किरणें लंबवत पड़ रही हैं गर्मी वहां ज़्यादा होगी ना। अब बताओ कि 21 जून को सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगी, कर्क रेखा पर, क्योंकि अब सूर्य की किरणें लंबवत हुई। यहाँ थी तो थोड़ा तिरछी थी कि नहीं, मान लो अब कर्क रेखा पर पहुँचती तो थोड़ा सा तिरछी हो जाती। तो जब थोड़ा सा तिरछा होगा सूर्य का ऊपर नीचे, तो सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी, और जब तिरछी हो जाएंगी तो सुबह शाम में देख रहे हो ना कितना अंतर हो जाता है। उसी तरह का अंतर होगा, अगर एकदम लंबवत पड़ रही है तो गर्मी भीषण होगी, जैसा कि हमारे वहाँ जून में होता है। और कक्षा 9 में पढ़ाए हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इस वजह से गर्मी का महीना भारत में कब आएगा, जून में। और सबसे बड़ा दिन भारत में कौन सा होगा, 21 जून को। समझ में आया। अब जून का महीना हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आएगा। सितंबर में 23 सितंबर तक सूर्य फिर वही भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच जाएगा। अच्छा बताओ, सूर्य 23.5 डिग्री उत्तर से आगे क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री ही झुकी है। अगर पृथ्वी 40 डिग्री झुकी होती तो सूर्य की किरणें 40 डिग्री तक जाती। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो रहा है। अब आ गया कौन सा महीना, अब देखो यहाँ सितंबर है, सितंबर के बाद 3 महीना नीचे आएगा, दिसंबर आ जाएगा। और दिसंबर में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, और ये मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कि अब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि नहीं। और जब देखो यहाँ पर ये सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत चमक रही हैं, ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ लंबवत चमक रही हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा से इसकी तिरछापन बढ़ गया कि नहीं। इसी तिरछेपन के कारण दिसंबर में जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगी तो हमारे वहाँ ठंडी हो जाएगी, और हमारे वहाँ जून में गर्मी हो रही है, तो ठंडी कब होगी वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, जून में। ठीक है, जब हमारे वहाँ भीषण गर्मी पड़ेगी तो दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी का मौसम रहेगा। समझ में आया। चलो एक बार फिर से समझ लो, सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहता है। तो मान लीजिए 21 मार्च का दिन है और सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है। इसके बाद 22-23 मार्च आएगा, मतलब आगे समय जाएगा तो सूर्य धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। फिर वह नीचे आएगा धीरे धीरे, फिर 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर आएगा। फिर 23 सितंबर के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आएगा और कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा 22 दिसंबर को। ठीक है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा और हमारे वहाँ ठंडी होगा, और जब हमारे वहाँ गर्मी होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगा। इतना समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया। अब देखो, आज एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसी में। वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। ठीक है, आज पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं पूरा। ये मान लो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी। ठीक है,
और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। ठीक है, ये मान लो मून है। ठीक, अब देखो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में रहेंगे तभी ग्रहण लगेगा। ठीक है, और कौन ग्रहण कब लगेगा ये ध्यान से देखिए। अगर पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इसकी परछाई किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे। इधर से प्रकाश जा रहा है ना, सूर्य का प्रकाश जो है जा रहा है और यह चंद्रमा पे इसकी परछाई पड़ेगी तो चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे काला हो जाएगा तो वही ग्रहण होता है। तो कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। और यह हमेशा लगेगा किस दिन? पूर्णिमा के दिन। देखो पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगेगा, इसको याद करने का तरीका सीख लो कि जब चांद दिखाई ही नहीं देगा तो ग्रहण किसका लगेगा? पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है चांद, पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन एकदम दिखाई नहीं देता है। बोलते अमावस की रात है तो अमावस मतलब एकदम काला, और पूर्णिमा के दिन एकदम फुल मून दिखाई देगा। ठीक है, और जब फुल मून दिखाई देगा तभी परछाई पड़ सकती है। ठीक है, तो यानी कि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा उस दिन क्या होगा? पूर्णिमा होगी। ठीक है, क्या होगी? पूर्णिमा। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? अर्थ है यहाँ पर और चंद्रमा इसके सामने घूमते घूमते यहाँ आ जाए, यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाए, तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। ठीक, चूस ये कब लगेगा? अमावस्या के दिन। वो पूर्णिमा को लगा था तो यह अमावस्या को। समझ में आया? यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कुछ नहीं है, बस चंद्रमा और पृथ्वी की, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की गतियों के कारण आ रहा है। लेकिन हर अमावस्या को लगता है क्या चंद्र ग्रहण? अरे सूर्य ग्रहण। न तो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। इसका कारण ये है कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के तल में लगभग 7 डिग्री का अंतर है। ठीक है, एकदम सीध में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चक्कर लगाती है। तो जब जब वह एकदम सीध में आ जाएगी तब तक लग जाएगा, और जब जब सीध में नहीं आएगी तो नहीं लगेगा। अगर मान लो ये एकदम सीध में होती, ये पृथ्वी और एकदम सीधाई में चंद्रमा, तो हर अमावस्या को लगता सूर्य ग्रहण और हर पूर्णिमा को लगता चंद्र ग्रहण। लेकिन 7 डिग्री का दोनों के तल में अंतर होने के कारण हर अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं लगता। वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग सकता है। ठीक है, ऐसा फैक्ट है, इतना नहीं पूछता है, बस इतना जानिए। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा और उसके बीच में कौन आ गया तो क्या बनेगा? कौन चंद्र ग्रहण लगेगा या सूर्य ग्रहण लगेगा, या अमावस्या के दिन क्या लगता है और पूर्णिमा के दिन क्या लगता है। ठीक है, समझ में आया इतना? और क्या बच गया? एक चीज़ और बच गया है, चंद्रमा की गतियाँ। कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की संदर्भ में गति करती है। ध्यान से सुनो, एक चीज़ है बस, ये लास्ट है। पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा की घूर्णन गति और उसकी परिक्रमण गति, यानी कि अपनी धुरी पर जो लट्टू की तरह घूम रहा है वो, और उसकी चारों ओर परिक्रमा कर रहा है वो, दोनों समान हैं। और 27.3 दिन में दोनों ही चक्कर काट लेता है, अपनी धुरी पर भी और अपने परिक्रमण में भी। इसकी वजह से चंद्रमा का एक ही भाग हमको दिखाई देगा। देखो कैसे, ये हो गया भाग 1, ये हो गया भाग 2। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगा तो फिर भाग 1 वाला इसके सामने आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तब तक फिर घूम जाएगा, फिर भाग 1 इसके सामने पहुँचेगा, और ये फिर भाग इसका 1 वाला पहुँचेगा, दूसरा भाग नहीं पहुँचता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा सिर्फ 60% दिखाई देता है, उसके पीछे क्या है आज तक देख नहीं सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ जाना पड़ेगा या वहाँ कुछ भेजा जाए जो देख के आए। ठीक, समझ में आया? ये कैसे होता है इसको उदाहरण से समझिए। जैसे आप हमको किसी को हमारे सामने खड़ा कर दो, जितना हम घूमें उतना वो भी घूम जाए, फिर हम घूमें फिर वो घूम के आ गया, ऐसे ही। समझ रहे हो? जैसे पृथ्वी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, परिक्रमा भी करती है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़
जो हमको घूमते हुए या चलते हुए कोई कुछ पता चलता है, जब वह हमारे संदर्भ में चलेगा तब। जैसे ट्रेन में बैठ जाओ, दोनों ट्रेन बराबरी में चलती रहे, धीरे धीरे आवाज़ न सुनाई दे, तुमको लगेगा स्थिर है कि नहीं। जैसे या फिर तुमको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाए जहाँ अगल बगल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें धीरे धीरे वो चल रहा है, ट्रेन है या जो भी, आवाज़ ना करे, इसे स्थिर चले तो पता नहीं चलेगा। जब हम बाहर देखते हैं जल्दी जल्दी पेड़ पीछे भाग रहा है, तब पता चलेगा तेज चल रहा है। धीरे धीरे भाग रहा है तो धीरे चल रहा है कि नहीं। समझ में आया। तो ऐसे ही चंद्रमा क्या है, वह इसी के सापेक्ष चलता रहता है, इस वजह से इसके सामने का एक ही भाग इसको दिखाई देता है। तो पूछा जाएगा क्यों ऐसा होता है, तो उसका परिक्रमण काल और चक्रण काल दोनों ही बराबर होता है। और कितना होता है, 27.3 दिन। ठीक है, चलो अब आज इतना ही रहने देते हैं।